Hello, 12th standard students. Today we will continue with the first chapter of your English textbook, that is Astrologer's Day. इसमें हम लोग को पैराग्राफ वाइज जाएंगे. Punctuality at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of dozen query cells, right? Square piece of cloth with obscure mystic charts on it, notebook and bundle of Palmyra writing. मतलब पंचुअलिटी एट मिड डे मतलब रोज़ की तरह दोपहर के टाइम ही ओपन हिज बैग. अभी ही कौन है बताया नहीं है, लेकिन उसने अपना बैग ओपन किया एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट और अपना पूरा प्रोफेशनल सामान बाहर निकाला, जिसमें डजन क्वायरी सेल था, सी एनिमल्स के सेल थे, स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मैजिक चार्ट, एक सुपर नेचुरल मतलब मैजिक से रिलेटेड चार्ट थे, नोटबुक था और बंडल ऑफ पाल्मेरा राइटिंग और एक पेज था राइटिंग के लिए. हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडेंट. उसके फोरहेड जो थे ब्राइट थे, डेजलिंग थे, इम्प्रेसिव दिख रहे थे, विथ स्कैर्ड एसेस मतलब बोल सकते हैं राख लगे हुए थे, राख शमशान भूमि के राख जो होते हैं राख लगे हुए थे, एंड वर्मिलियन और एक ब्राइट दिख रहे थे. वर्मिलियन मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे चंदन टीका लगाते ना, टीका लगा हुआ था. And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of continual searching look for customers. और उसकी आंखें जो है स्पार्क कर रही थी, चमक रही थी. ये sharp abnormal glimpse बहुत सारे बहुत अनोखे चमक के साथ, which was really an outcome of continual searching look for customers. उसकी आंखों को देख के लग रहा था कि वो कस्टमर्स को ढूंढ रहे हैं. But which his simple clients to be a prophetic light and felt comforted. लेकिन उसकी जो सिंपल क्लाइंट्स है took to be prophetic light and felt comforted. उसके जो सिंपल कस्टमर्स थे वो उसके पास आके खड़े हुए थे और उसको कंफर्ट फील करा रहे थे. पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरबली इनहेंस्ड बाय देयर पोजिशन प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स. वापस बोलो ध्यान से देखो. पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरबली इनहेंस्ड. उसकी आंखें की जो पावर थी वो इनहेंस थी मतलब बोल सकते हैं बढ़ रही थी. बाय देयर पोजिशन प्लेस एज दे वेयर बिटवीन पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम डाउन द हिज चीक. मतलब उसकी जो आंखें थी बहुत चमक रही थी क्योंकि उसने आँख के ऊपर मतलब माथे पे चंदन लगाए हुए थे, टीका लगाया हुआ था, और उसके आँख के जस्ट नीचे गालों के नीचे दाढ़ी थी, राइट, जिसकी वजह से उसकी आंखें बहुत चमक रही थी. इवन A half-wit's eyes would sparkle in such a setting. उसकी आंखें भी आधी आंखें बहुत चमक रही थी. To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. उसने saffron कलर का टर्बन बांधा हुआ था अपने सर के चारों बगल. This color scheme never failed. इसका ये जो कलर स्कीम था, जो उसने माथे पे चंदन लगाए थे, सफरन कलर का कपड़ा बांधा हुआ था, राइट, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, तो ये सब जो कलर इफेक्ट था वो कभी फेल नहीं होने वाला था. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos और दहिला स्टार. पब्लिक ऐसे अट्रैक्ट होती थी जैसे मधुमक्खियाँ जो बीज होती है अट्रैक्ट होती है फूलों के पास. He sat under the bought of spreading tamarind trees. उसने tamarind tree फैला के बीच में बैठा हुआ था. Which flanked a path running through the town hall. जो क्या कर रहा था, जो टाउन हॉल से पब्लिक आ रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए तो लगाया था उसने. इट वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. ये एक रिमार्केबल प्लेस था इस दिस पे. तो अभी ये पूरे पैराग्राफ में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि एक जो एस्ट्रोलॉजर था जो भविष्य बताते हैं, उसने रोज़ की तरह अपना बैग ओपन किया, बैग में से सामान निकाले, अपने प्रोफेशनल सामान जो भी होते हैं मतलब कपड़े, जादुई चार्ट और उसके बाद नोटबुक और बहुत सारे लिखने के लिए किताबें. और उसके फॉरहेड पे जो है उसके फॉरहेड पे ब्राइट कलर दिख रहा था, राइट. उसके पूरे शरीर में राख लगे हुए थे, उसके सरों पे मतलब माथे पे चंदन लगा हुआ था, इसकी आंखें बहुत चमक रही थी. उसकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो कस्टमर ढूंढ रहे हैं, राइट. इसके साथ साथ उसने जो मेकअप किया था उसके आईज़ जो है बहुत ज़्यादा चमक रही थी क्योंकि उसकी आंखें जो है फोरहेड के पेंटेड फोरहेड के और गालों के बीच में थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी. उसकी आंखों की चमक की वजह से और उसने जो कपड़े बांधे हुए थे सैफरन कलर के अपने सर के चारों बगल, ये जो कलर स्कीम था वो कभी फेल नहीं होने वाला था. वो पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहा था. पब्लिक ऐसे अट्रैक्ट हो रही थी जैसे मधुमक्खियाँ फूलों के पास अट्रैक्ट होती है. इज़ दिस क्लियर?
वो जो साधु था उसने अपने आप को एक टामारिंड पेड़ के पत्तियों के बीच में अपने आप को खुद को बिठाया हुआ था। आगे अब जाते हैं, इसके आगे क्या है देखो। राइट, इट वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, एक रिमार्केबल प्लेस था। टाउन हॉल की सब पब्लिक वहाँ पे जमा रहे थे। सर्जिंग क्राउड मतलब धीरे धीरे चलने वाली क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट। ये जो क्राउड थी धीरे धीरे आ रही थी, जा रही थी, सुबह से ही रात तक पूरा रोड चालू ही रहता था, हमेशा आना जाना लग रहा था। वेराइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे। उस रास्ते में हमें बहुत सारे व्यापारी भी थे, बहुत सारे व्यवसाय चलते थे। मेडिसिन सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक मैजिशियन एंड अबव ऑल एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ हु क्रिएटेड इनफ डीन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। मतलब उसने बताया कि उसके आजू बाजू बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारे व्यापार चलते थे, बिजनेस चलता था। मेडिसिन सेलर था, स्टोलन हार्डवेयर का दुकान था, जंक फूड का दुकान था, मैजिशियन का दुकान था, और एक सस्ता कपड़ा बेचने वाला आदमी भी था जो हमेशा बोली लगाता था, जोर जोर से चिल्ला के अपने कपड़े को बेचने की कोशिश करता था। नेक्स्ट टू हिम इन वॉइस फेरोसनेस मतलब उसका आवाज़ जो है बहुत नॉइजी था। कैम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट हु गेव हिज वेयर अ फ्रेंसी नेम ईच डे। एक मूंगफली बेचने वाला आता था, मतलब ग्राउंड नट बेचने वाला आता था। वो अपने बेचने के सामान को हमेशा नया नया नाम देता था। बॉम्बे आइसक्रीम बोलता था वन डे, एंड ऑन द नेक्स्ट डे दिल्ली आलमंड बोलता था, थर्ड डे राजास डेलिसिसी बोलता था, एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड पीपल फ्लॉक टू हिम। मतलब वो हमेशा अपने सामान को नया नया नाम देता था। कभी बॉम्बे आइसक्रीम बोलता था, कभी दूसरे दिन दिल्ली आलमंड बोलता था, कभी राजास डेलिसिसी बोलता था, और हमेशा नए नए नाम से लोगों को इकट्ठा करता था। कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड वॉज डेलेड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू। मतलब कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेलेड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, मतलब वो क्या करता था, एस्ट्रोलॉजर के पूरे टाइम को वेस्ट करता था। एस्ट्रोलॉजर ट्रांसेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर विच क्रैकर्ड एंड स्मोक्ड अप। एक मिनट, एस्ट्रोलॉजर ट्रांसेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर विच क्रैकर्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाय। एस्ट्रोलॉजर भी क्या करता था, ट्रांसेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर, वो एस्ट्रोलॉजर भी उसके बिजनेस को बंद करने की कोशिश करता था। विच क्रैकर्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाय। मतलब इस पूरे सेंटेंस का मतलब एस्ट्रोलॉजर भी क्या करता था, अपने धंधा को बढ़ाने के लिए उससे कंपटीशन कर रहा था। Half of the enactment of the place was due to the fact that it did not have a benefit of municipal lighting. जो मैजिकल हाफ द enactment of the place मतलब जो मैजिकल इफेक्ट था प्लेस का was due to the fact that it did not have benefit of municipal lighting। मतलब उस जगह पे म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं थी। द प्लेस वॉज लीट अप बाय द शॉप लाइट। जो जगह था उसमें उसको लाइट कहाँ से मिलती थी, दुकान में जो लाइट लगे हुए थे उसकी वजह से वहाँ को लाइट मिलती थी। 1 or 2 हैड हीजिंग गैस लाइट, कुछ 2-3 लोगों के पास गैस लाइट था। सम हैड नेक फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, कुछ लोगों ने पोल्स पे ही लाइट लगा के लटकाई हुई थी। सम वेयर लीट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प, कोई को ओल्ड साइकिल लैम्प लेके चलता था। एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन, और कुछ लोग जो है एस्ट्रोलॉजर की तरह बिना लाइट के ही मैनेज कर रहे थे। इट वॉज अ बिविल्डरिंग क्रिस-क्रॉस ऑफ द लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज। एक कन्फ्यूजिंग टाइप का लाइट रेज था जो शैडोज को यहाँ वहाँ घुमा रहा था। इज दिस क्लियर? आगे, दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजी वेरी वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगन इन लाइफ। ये सब चीज़ था, दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, ये सब एस्ट्रोलॉजर को बहुत सूट कर रहा था। फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगन लाइफ। मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था जब उसने एस्ट्रोलॉजर स्टार्ट किया था, तो उसके लिए वो ठीक लग रहा था, उसको एस्ट्रोलॉजर सूट कर रहा था। इज दिस क्लियर? तो हम लोग स्टोरी समझते पूरा। तो इस पूरे नेक्स्ट पेज पे अपने को बताया गया कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो ऐसे एरिया में था जहाँ पे बहुत सारे दूसरी दुकानें भी थी, बहुत सारे व्यापारी लोग भी थे, और मेडिसिन सेलर्स, स्टोलन हार्डवेयर सेलर, जंक सेलर, मैजिशियन सेलर, और ऑक्शनर भी था चीप क्लॉथ का, जो हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करता था। उसी के पास एक वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट का वेंडर था जो हमेशा अपने सामान को कुछ नया नया नाम देता था। बॉम्बे आइसक्रीम बोलता था, वन डे वन नेक्स्ट डे दिल्ली आलमंड बोलता था, थर्ड डे राजेश डेलिसिसी बोलता था, जिससे कि वो वहाँ के लोगों के पब्लिक को इकट्ठा करता था।
एस्ट्रोलॉजर भी क्या करता था, उसके साथ कंपटीशन करता था, राइट। मतलब दोनों सब एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए थे। एक मेन प्रॉब्लम वहाँ पे ये था कि वहाँ पे म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं था, जो भी लाइट मिलता था वो दुकानों के लाइट से लाइट मिलता था। किसी किसी के पास लाइट नहीं था तो गैस लाइट था, किसी के पास वो भी नहीं था तो वो लोग पोल्स के थ्रू लाइट लटका के रखते थे, किसी के पास ओल्ड साइकिल लैम्प था, और कुछ तो एस्ट्रोलॉजर की तरह विदाउट लाइट भी मैनेज कर रहे थे। इज दिस क्लियर? तो इस लाइट रेस की कन्फ्यूजन में शैडोज यहाँ वहाँ घूम रहे थे। इज दिस क्लियर? तो आज के दिन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब इस सब में आप लोगों को करना क्या है बता दो, ध्यान से देखो। आप लोग को वर्ड मीनिंग करना है। कॉवरी मतलब होता है सी एनिमल, ऑब्स्कर मतलब है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, माइस्टिक मतलब होता है समथिंग दैट रिलेट टू सुपर नेचुरल, पैल्मेरा मतलब होता है काइंड ऑफ फार्म, रिस्प्लेंडेंट मतलब होता है ब्राइट डेजलिंग, इनहेंस मतलब होता है इंक्रीज। वर्ड मीनिंग याद करना, वापस बोलो, ध्यान से सुनो। कॉवरी मतलब होता है सी एनिमल, ऑब्स्कर मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, माइस्टिक मतलब समथिंग दैट रिलेट टू सुपर नेचुरल, पैल्मेरा मतलब काइंड ऑफ पाम, रिस्प्लेंडेंट ब्राइट एंड इनहेंस मतलब इंक्रीज। इज दिस क्लियर? इसके अलावा इसमें के गेस मीनिंग करो क्योंकि एग्जाम में आते हैं। पाइज मतलब होता है फॉर्मल मॉनेटरी यूनिट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, टिल्टिंग मतलब होता है मूव कॉजिंग टू मूव इन स्लोपिंग पोजिशन, ब्लफिंग मतलब होता है ट्राई टू डिसीव समवन एज समवन्स एबिलिटीज, ग्लिम्सेस मतलब मोमेंट्री पार्शल व्यू, पिप मतलब होता है टुक लुक क्विकली एंड फ्लूइडली एट समथिंग, ओवरवेल्म मतलब ओवर पावर्ड और हैव स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट, ग्रोन मतलब मेड अ डीप इन आर्टिकुलेट साउंड कन्वीनिंग डिस्पेयर और पेन। इसके अलावा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वर्ड मीनिंग। ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज है A1। गिवन बिलो आर सम डिस्क्रिप्शन, डिस्कस देम विद योर पार्टनर एंड फाइंड आउट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ देम। एन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। Scientific study of the universe and the object in it, including star, planets, nebulae and galaxies. Astronomy, study of movements of planets, sun, moon and star in belief and this movement can have influence in people's life. Astrology, prediction of what will happen in future. Prophet or foreteller, scientific discipline that studies mental states and process and behavior in humans. Psychology. Is this clear? Textbook के exercise है, आपको याद रखने हैं। Scientific study of universe and the objects. Astronomy, study of movement of the planet, sun, moon and star. Astrology, a prediction of what will happen in future. Prophet, and scientific discipline that studies mental states and process and behavior of human and other animals. Psychology. Next question is ये question next है। In a story we are told that Town Hall Park was remarkable place in many ways for an astrologer to build his business. टाउन हॉल पार्क जो एक रिमार्केबल प्लेस है एस्ट्रोलॉजर के बिजनेस के लिए, तो उसकी क्वालिटीज़, लिस्ट द एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ ऑफ द प्लेस। सर्जिंग क्राउड है, वेराइटी ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ क्रिएटेड इनफ डेन टू अट्रैक्ट द होल टाउन, वॉसिफेरसनेस ऑफ वेंडर ऑफ राइट ग्राउंडनट, इट डज नॉट हैव बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वेयर lit up by soap light, bewildering craziness of light rays and moving. Astrologer transacted his business by light of a flare. Astrologer never opened his mouth. ये बाद में करना, ये अभी हम लोग पढ़े नहीं है, खाली यहाँ तक पढ़े। तो आप लोग को आज के होमवर्क के लिए क्या क्या करना है बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। आज के नोट्स के लिए पहले ये वर्ड मीनिंग लिख डालो। कॉरी, ओवरस्क्योर, माइस्टिक, पाल्मेरा, हाँ कॉरी हो गया, ऑब्सक्योर हो गया, माइस्टिक हो गया, हाँ पामेरा हो गया, रिस्प्लेंडेंट हो गया, इनहेंस्ड हो गया, राइट। इसके अलावा इसमें से स्टार्टिंग के 6 जो है वर्ड मीनिंग याद करके लिखने हैं, नोट्स इसके भी बनाने हैं। इसके अलावा दिस A1 क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर लिखने, क्योंकि टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज है, ये भी लिखने हैं A, B, C और D। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं। इज़ दिस क्लियर? तो आप लोगों को जो मैंने बताया उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है फिर भी रिपीट करके देखो, क्योंकि स्टोरीज़ को समझाया गया है। इसमें खाली यही बताया है कि जो एस्ट्रोलॉजर है अपना रोज़ प्रोफेशनल दिन स्टार्ट करता है, अपने सामान को सब बाहर निकलता है, जो भी सामान उसने रखा रहता है, उसके साथ साथ उसका जो पहनावा है, उसका जो मेकअप है, उसकी जो स्टाइल है मेकअप करने की, उसने क्या किया, पब्लिक को अट्रैक्ट किया हुआ है। और जिस जगह पे अपना जो बिज़नेस है ओपन करके रखा है, उस जगह पे बहुत दूसरे बिजनेसमैन लोग भी हैं, राइट। वहाँ पे भी बहुत सारे मेडिसिन सेलर, ये हाउस होल्ड सेलर, बाद में बोल सकते हैं चीप क्लॉथ सेलर है। इसमें से ग्राउंडनट, जो फ्राइड ग्राउंडनट वाला है, वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अपने जो ग्राउंडनट है उसको नया नया नाम देते रहता है, रोज़ नया नया नाम देते रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि स्ट्रीट लाइट नहीं था BMC का, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होता था।
लोगों के दुकानों की लाइट की वजह से वहाँ पे लाइट रहता था। कुछ जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उन लोग के मतलब जो धंधे वाले हैं, जो रोज़ बाहर धंधा लगाते हैं, उनके पास भी लाइट नहीं था, तो वो गैस लाइट का तो यूज़ करते थे, हाँ लैंप लाइट का यूज़ करते थे। और एस्ट्रोलॉजर की तरह बहुत सारे दुकानदार लोगों के, बहुत सारे जो ग्राहक दुकानदार है जो धंधा लगाते हैं बाहर, उनके पास लाइट था भी नहीं, तो उन लोग कैसे भी करके मैनेज कर रहे थे। तो ये सब स्टोरी का कंडीशन बताया गया। उसके बेस पे मैंने आप लोग को वर्ड मीनिंग बोला, वर्ड मीनिंग का नोट्स प्रिपेयर करो, बाद में राइट वन सेंटेंस का नोट्स प्रिपेयर करो, और ये जो मैंने स्टोरी बताया सेकंड क्वेश्चन, उसका भी नोट्स प्रिपेयर करो। राइट, ये नोट्स आपको बाद में हेल्पफुल होगा। तो प्रिपेयर दिस नोट्स एज अ होमवर्क, एंड प्लीज़ होमवर्क कंप्लीट करने के बाद होमवर्क का फ़ोटो ग्रुप में भेजो। तो उससे क्या होगा, जिस स्टूडेंट को नहीं समझा रहेगा उस स्टूडेंट को क्लियरली समझ जाएगा, क्योंकि एक दो स्टूडेंट इस ग्रुप में नए हैं, तो उन लोग को समझने के थोड़ा नहीं समझा रहेगा, तो आप लोग नोट्स भेजोगे तो उससे उनको इजीली समझ में आ जाएगा। इस दिस क्लियर? तो जितना भी मैंने बताया उसका नोट्स प्रिपेयर करके ग्रुप में सेंड करो, और फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, मैं उसका आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।